नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे खास बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने पंचायत चुनाव समय पर कराए जाने या ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बात होगी नासिक की, जहां दुगारवाड़ी में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बांका से, जहां चांदन प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत दक्षिणी वर्णे पैक्स चुनाव को लेकर 20 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले चांदन ब्लॉक परिसर में अध्यक्ष और प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। आपको बता दें, बीडीओ सह प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी अजेश कुमार ने बताया कि इस पैक्स में अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार यानी हेमराज यादव और अभिमन्यु बर्नवाल मैदान में हैं, जिनमें से अभिमन्यु को मोती का माला और हेमराज यादव को ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह मिला है। वर्तमान अध्यक्ष हेमराज यादव ने दावा किया कि 464 नए मतदाताओं के जुड़ने से उनकी स्थिति मजबूत है, वहीं जबकि कुल मतदाता संख्या 1134 है। दक्षिणी वार्ड में पैक्स के लिए मतदान 20 अप्रैल को निर्धारित है, सुबह 7 बजे से लेकर के संध्या 4:30 बजे तक। अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं, अभिमन्यु कुमार बर्नवाल और हेमराज कुमार यादव। पिछड़ा वर्ग की कोटि से सदस्य के लिए 3 उम्मीदवार हैं, नीति कुमारी, पंकज कुमार और तुलसी देवी। सामान्य श्रेणी से कुल 5 पदों के लिए 10 उम्मीदवार हैं और अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी और अति पिछड़ा श्रेणी से जो है वो निर्विरोध निर्वाचन होना है। मतदान की तारीख और गणना उसी दिन जिस दिन निर्वाचन होना है 20 अप्रैल को, उसके बाद तुरंत 6 बजे से हम लोग इसी प्रखंड कार्यालय के सभागार में मतगणना का कार्य भी करेंगे। जमा वृद्धि योजना चलाए थे, इस बार क्या होगा जो आप उसको दर्शा के चुनाव मतदाता को अपने ओर रिझाइए, क्या क्या करते? सबसे पहले जो हमारे जनता के अंदर जितने भी किसान थे उसको मैंने पैक्स क्या चीज़ है उसका मैंने बहुत सारे लोगों को अनुभव कराया और अनुभव कराने के पश्चात जब पैक्स के पास अपनी किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं था, कोई सुविधा नहीं था, मैंने अपना भाड़ा पे लेके एक छोटा सा रूम भैरवगंज में ऑफिस खोला। ऑफिस खोलने के बाद फिर एक किराया का लेके लाइसेंस लिए खाद बीज का और किसानों को उचित रेट पे मैक्सिमम मैंने उपलब्ध कराया। यूरिया खाद बीज अच्छी तरह का वैरायटी का सरकारी अनुदानित बीज, जो कि हमारे दक्षिणी वार्ना ही नहीं पूरे चांदन प्रखंड के लगभग किसानों को मैंने लाभ पहुंचाया और लगभग जितने भी किसान थे सबका सही रेट में मैंने धान लिया। इसी तरह का पेमेंट का कोई इशू नहीं। अभी भी आप हमारे पंचायत चले तो 5-6 किसान अभी है कि दक्षिणी वार्ना पैक्स में धान बेच के भी पैसा वापस अभी तक नहीं मिला है, जो कि भुगतान के लिए परेशान है बहुत सारे किसान। चुनाव मुद्दा क्या आपसे मिल गया, क्या मिला चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है। अगले चुनाव जब जीते आप, क्या मिला था? ब्लैक बोर्ड ही था। चलिए, अच्छा जी, उसी ब्लैक बोर्ड पर मिला है। जी जी। क्या क्षेत्र में क्या काम, कैसा स्थिति है आपका? क्षेत्र में जनता के प्रति जो विश्वास लेकर के हमको वोट दिया था हमने पूरा किए हैं। उचित रेट में जो है धान खरीदारी वाला काम किए हैं। दूसरी बात है वो 1000 MT का गोदाम बनाया है, जो कि सरकारी जमीन में बनाए हैं, इसमें किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है। और भरतपुर में जो अध्यक्ष थे अपना बाप से जो है जमीन लीज पर दे करके अपना जमीन में बनाया था, उन्होंने गोदाम बनवाया था, जो कि उसका भी मतलब कि हमको किराया मिले और लोन पर बनाया, जिसका हम भुगतान उसका अभी तक करिए रहे हैं। और अपना भाई को प्रबंधक बनाया था और उन्होंने जो वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ किया है उस सामने है, देखने इसमें कोई छिपा छुपी की बात नहीं है। उसका एक टर्म रह चुका था। बांका जिले से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। खबर डोंबिवली से, जहां साई नगर इलाके में करीब 1000 परिवारों की लंबे समय से चल आ रही पानी की समस्या से राहत मिली है, जहां भाजपा के प्रयासों से नई पानी की पाइपलाइन शुरू होने के बाद क्षेत्र टैंकर मुक्त हो गया है। आपको बता दें, रविंद्र छावन के मार्गदर्शन में पूर्व नगर सेवक प्रकाश भोईर और पूर्व नगर सेविका सरोज भोईर ने प्रशासन से लगातार फॉलो अप किया। वहीं जबकि स्थानीय कार्यकर्ताओं संदीप महात्रे और मढ़वी की मदद से जमीन उपलब्ध होने पर पाइपलाइन बिछाई गई। आपको बता दें, उप महापौर राहुल दामले द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया और साथ ही इसके इलाके में स्ट्रीट लाइट भी लगवाई गई, जिससे स्थानीय लोगों ने इस पहल पर खुशी जताते हुए जनप्रतिनिधियों का आभार भी व्यक्त किया। खऱ्या अर्थाने म्हणजे हा आमचे प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय आमदार रवींद्र चव्हाणांनी
ज्या पद्धतीने या गोष्टीकडे लक्ष दिला, आमचे बंधू रमा म्हात्रे असो किंवा माझे भाऊ आपला रोहिदास मडवी असो, त्यांच्या कुटुंबियांनी ही उदारता दाखवली जागा देण्याची, त्या अनुषंगाने या गोष्टी आम्हाला करायला मिळाल्या. आज बंच केबल आली आहे, या ठिकाणी पाण्याच्या लाईनी त्यांच्या साधारण साईनगरपर्यंत पोहोचवल्या. तर वर्षानुवर्ष गटारातून पाणी, अक्षरशः गटारातून तो पाणी खेचून घेत होते आणि आज MMRDच्या माध्यमातून डायरेक्ट त्या लाईनी कमी करायला. जर रविदादांनी आज या निधी उपलब्ध करून दिला नसता तर आजची परिस्थिती काय असते हे खरं म्हणजे जर विचार केला तर एकदम भयानक असते. कारण महानगरपालिका व शासकीय यंत्रणा पाणी पुरवठा बंद करते आणि दुसरी सोयी नसताना, तर खऱ्या अर्थाने ह्या गोष्टी करताना या परिसराच्या नागरिकांचे खऱ्या अर्थाने मला आभार मानायचे आहे. कारण मी एकदाच येऊन यांना करून सांगितले की तुमच्या सहकार्याशिवाय या गोष्टी होऊ नये. आणि सत्य परिस्थिती आहे, त्यांनी जर आज ही सहकार्य सगळ्यांनी केलं नसतं तर खऱ्या अर्थाने आज जवळजवळ 1000 कुटुंबांच्या वरती लोक टँकरनी पाणी पितात. जवळजवळ 164 टँकर आज गेले 3 आठवड्यामध्ये पुरवले गेलेले आहेत. त्या टँकरच्या पाण्याने ज्या ज्या ठिकाणी ते साठा करत होते आणि आपल्या चाळीपर्यंत नेत होते, खऱ्या अर्थ म्हणजे ती तारेवरची कसरत होती. म्हणजे इकडचा खराच साखरमानी वर्ग जो काम करतो, दिवसभर सकाळी जातो आणि संध्याकाळी येतो आणि संध्याकाळी आल्यानंतर हातात पाणी घेतो, तर माझा अंदाज आहे की भविष्यामध्ये यांना इथे हातात पाणी घ्यायला मिळू नये. आणि जोपर्यंत यांना पाणी व्यवस्थित होत नाही तोपर्यंत सातत्याने भारतीय जनता पार्टी आणि सर्व कार्यकर्ते, आमची टीम अखंड त्यांच्या पाठीशी उभी राहील या ठिकाणी ग्वाही देतो. आणि भविष्यातही त्या लोकांसाठी कुठलीही गरज लागली तरी आम्ही सर्व भारतीय जनता पार्टी डोंबिवली पश्चिम मंडळ, आमच्या प्रियाताई जोशी असो किंवा आमचे जयप्रकाश सावंत असो किंवा सर्व पदाधिकारी, आम्ही सर्व त्यांच्या पाठीशी पूर्णपणे उभं राहू. परिसरामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून तो पाण्याची भीषण टंचाई होती, ज्याला लोक या टंचाईला किंवा टंचाई म्हणण्यापेक्षा त्यांना पाणीच नव्हतं, या पद्धतीने कसे राहिले असतील याच्यासाठी पहिले म्हणजे मला खंत आहे की या कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या परिक्षेत्रात अजूनही अशी परिस्थिती आहे. पण या परिस्थितीला ज्या काही गोष्टी जबाबदार आहेत त्याच्या मुळाशी जाऊन आमचे नेते, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण यांनी त्याच्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला. आणि त्याच्याचबरोबर प्रियाताई जोशी असतील, प्रकाश भोईर असतील, सरोजताई भोईर असतील, या सगळ्यांनी त्याच्यात प्रयत्न करून जे मार्ग काढला त्याच्यातनं यश घेऊन आज प्रत्येक घरामध्ये पाणी गेलं. त्या घरातल्यांचा आनंद आज जर आपण बघत असाल तर तो आनंद व्यक्त करण्यापेक्षा मोठा आहे. म्हणजे घरामध्ये पाणी येणं, पाणी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे ना. बाकी काय मिळालं नाही तरी चालेल, पाणी हे जीवनावश्यक गोष्ट आहे. आणि हे सगळं करताना या दानशूर व्यक्तींनी संदीप म्हात्रे आणि रोहिदास मडवी या 2 इकडच्या स्थानिक जे भूमिपुत्र आहेत त्यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करीन, त्यांचा आभार व्यक्त करीन की त्यांनी जरी मदत केली नसती तर या सगळ्या सुविधा इथपर्यंत आल्या नसत्या. आणि म्हणून समाजामध्ये सगळ्यांनी जर एकत्र हातात हात घालून काम केलं तर अशा पद्धतीचं यश मिळू शकतं. शेवटी आपण करतो ते समाजासाठीच करतो. आणि म्हणून आज या ज्या सोयी तयार झाल्या, आता पुढच्या काळात तिथे लाईटचे पोलही आलेत, बंच केबल आलेत, जिथे या अशा गैरसोयी आहेत तिथे पुढच्या काळामध्ये लोकांना खूप नाही पण जीवनावश्यक जे आहे ते मिळण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता कटिबद्ध आहे, हे याच्यातनं व्यक्त होतंय. आणि म्हणून या सगळ्यांना माझ्यातर्फे शुभेच्छा. डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने पंचायत चुनाव समय पर कराए जाने या ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा है। आपको बता दें, यह ज्ञापन एटा डीएम प्रेम रंजन सिंह के माध्यम से सौंपा गया। साथ ही संगठन ने एमएलसी आशीष यादव को भी ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। वहीं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष यादव ने कहा कि प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त होने जा रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए समय पर चुनाव कराना संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में या तो समय पर चुनाव कराए जाएं या फिर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि तय समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाते और ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित होगी। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि ग्राम प्रधान सीधे जनता से जुड़े जनप्रतिनिधि होते हैं और विकास कार्यों की जिम्मेदारी निभाते हैं। वहीं इस अवसर पर प्रधान संघ जिला अध्यक्ष विनय यादव, राजेंद्र सिंह, मनोज यादव, सर्वेंद्र यादव सहित कई प्रधानगण मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।
खबर कैमूर से, जहां दुर्गावती बाजार स्थित प्रकाश हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 19 को जाम कर अस्पताल पर कार्यवाही की मांग की है। मृतक की पहचान दुर्गावती के बिचिया गांव निवासी डॉक्टर राम अकबाल सिंह के रूप में हुई है। वहीं सूचना मिलने पर दुर्गावती थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच में जुट गई है। क्या है पूरा मामला? चूंकि आप लोग एक हॉस्पिटल जो प्रकाश है, आप लोग एक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है और मैं एक बिछिया गांव का निवासी हूं। इसी दुर्गावती थाना प्रखंड के अंतर्गत बिछिया गांव पड़ता है और मेरे बड़े भाई हैं सबसे, ये जो है इनका नाम डॉक्टर राम इकबाल सिंह है और इनका जो है आज लगभग जो है 3:30 बजे तबीयत थोड़ा सांस फूल रहा था। हम लोग ने 4 बजे तक इनको सारा तैयारी करके नज़दीकी अस्पताल जो है आपको आदर्श नुआव में ले गए। वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। इसके बाद वहाँ पर हमारा पेशेंट ने मना किया कि प्रकाश हॉस्पिटल मत ले जाइएगा, उसको कोई इलाज करने नहीं आता है। लेकिन फिर भी हम लोग आ रहे थे तो सोचे कि भाई थोड़ा सा सांस और बढ़ते जा रहा था, फूलते जा रहा था, तो हम लोग सोचे कि चलिए इसको दिखा लेते हैं। इसके लिए हमने इसके पास आया और इस डॉक्टर के पास डॉक्टर ने देखा, कहा कि ठीक है हम सारा चीज़ ठीक कर लेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन दिया और सुई दवाई अपना किया, लेकिन स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी। इस क्रम में हमने पहले पूछा कि सर अगर स्थिति सही नहीं हो पा रही है तो आप हम लोग के यहाँ से छोड़ दीजिए, हम लोग किसी अन्य हॉस्पिटल में देखेंगे। तो वो बोले कि किस हॉस्पिटल में जाइएगा? हम बोले कि मोहनिया में रामा देवी हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल है, बात हो गया, हम लोग वहाँ पर ले जाएंगे, हो सकता है उचित सुविधा और उपचार मिले तो हो जाए। तो बोले कि नहीं कि घबराओ मत, ये सारा चीज़ कंट्रोल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 मिनट बीता, फिर हमारा पेशेंट जो है उसका सांस और बढ़ते जा रहा था, फूलते जा रहा था, सांस लेने में इतना काफ़ी कठिनाई हो रहा था कि हम लोग भी रोने धोने लगे। हम लोग बोले सर अभी भी छोड़ दीजिए, हम लोग लेके जा रहे हैं। फिर भी नहीं छोड़े। फिर 10 मिनट बीता, 10 मिनट के बाद लास्ट में जो है हमारा पेशेंट एकदम उसकी जो है अंततोगत्वा स्थिति में हो गया, स्थिति एकदम ख़राब हो चुकी थी। तब बोले कैसा है कि तुम लोग जो है इसको एम्बुलेंस बुलाओ। हमने बोला कि सर आपके पास एम्बुलेंस है? तो एम्बुलेंस है लेकिन ख़राब है। आपका ऑक्सीजन है सर? तो ऑक्सीजन भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमने बगल के हॉस्पिटल से ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन लेने गए और फिर इसके बाद जैसे ही लेकर ऑक्सीजन आए और पेशेंट को अंदर से बाहर निकाल रहे थे, तब तक काउंटर पर जो रिसेप्शन सेंटर पर जो रहते हैं कर्मचारी, मतलब जो डॉक्टर रहते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं आप पहले पेमेंट कर दीजिए। तो पेमेंट का हमने भुगतान किया और पहले हम बोले कि हमको ले जाने दीजिए, कहीं इलाज कराने दीजिए, पैसा हम आपका बाद में दे देंगे। तो बोले कि नहीं पहले बिना पैसे दिए हम जो है बाहर बॉडी नहीं ले जाने देंगे। ठीक है, फिर हमने बोला कि बताइए कि हमारा जो पेशेंट है इसका नब्ज चल रहा है या नहीं, जिंदा है या नहीं? तो बोले कि भाई चल रहा है, हार्ट बीट बहुत कम है, आप लेके जाओ। लेकिन हम लोगों ने यहीं पर अभी रखा रहा। तब से फिर एक किसी और व्यक्ति को बुलाया, हमने कहा इसका नब्ज चेक कीजिए, पल्स चल रहा है या नहीं। उसने चेक किया, कहा कि नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी डॉक्टर नहीं मान रहा है, कह रहा है कि चल रहा है, आप लोग लेकर जाइए। इसके बाद हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गावती में गए और दुर्गावती में जाकर वहाँ पर चेक कराए तो हमारा पेशेंट जो है 10 मिनट पहले ही इनके हॉस्पिटल पर ही डेट कर चुका था। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लाए। हमने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब अगर आपकी कैपेसिटी नहीं थी, आप इसको नहीं ठीक कर पा रहे थे, तो 2 बार हमने आपको कहा, आप हमें रेफ़र कर दिए होते, कहीं भेज दिए होते। तो बोला कि भाई ऐसा है कि जो तुमको करना है वो कर लो, ठीक है, और हमने तुमको बता दिया है कि हमने जितना कोशिश करना होता था हमने किया है, लेकिन तुम फिर भी नहीं मान रहे हो, तो उसमें हम क्या करें? हम कहें कि नहीं डरता, हम तो मान रहे थे, आप पे भरोसा कर रहे थे, लेकिन आपको गलती ये है कि आपसे टिकअप नहीं हो पा रहा था, तो आपको रेफर कर देना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था, आपने सही वक्त पर छोड़ा नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इनके वजह से हमारे बड़े भाई का मृत्यु हुआ है, डेथ हुआ है, इनकी लापरवाही से, इनकी कमी से, इनके हॉस्पिटल में कोई वैसी व्यवस्था नहीं है। सरकार इनको झूठे मूठे रजिस्टर्ड करके रखी हुई है और इस लायक नहीं है। ये हमेशा इसी 2-3 साल पहले मेरे एक भतीजा छोटा सा आया था, उसका भी इसी प्रकार से इनके यहाँ डेथ हो गया था, लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक से वहाँ चला गया। हम लोग चाहते हैं कि आए, हम लोगों से बात करें और उचित मुआवजा देकर के हम लोग को यहाँ से छोड़ें, तभी हम लोग जो है यहाँ से हटेंगे, नहीं तो वरना धरना प्रदर्शन और विकराल और विस्तृत होता चला जाएगा। क्या पूरा मामला था मैडम? क्योंकि हाईवे जाम था, एक 100 को तनक पर रखा गया था, क्या पूरा? दुर्गावती थाना अंतर्गत बिछिया के एक व्यक्ति थे राम इकबाल जी, जिनका यहाँ प्रकाश हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो उनके जो परिजन हैं उनका कहना है कि लापरवाही, हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हुई है और उसी आक्रोश में परिजनों द्वारा
रोड सड़क में NH जाम कर दिया गया था और NH अभी सुचारू रूप से है, जाम हट गया है। दिशा की बैठक में भी हाल ही में हुई थी, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया गया था, खास करके कि जिस तरीके से प्रसूताओं की मौत हो रही है, जिसका बच्चा की भी मौत हो रही है, तो जिलाधिकारी ने सख्त आदेश भी जारी किया था, उसकी जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से छोटे बड़े जो हॉस्पिटल है वो जायज है या नाजायज वो तो आपको ही पता है, लेकिन बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं नहीं हैं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड से भी इलाज होता है, तो प्रशासन की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब बड़े हॉस्पिटल हैं और तमाम तरह के रोगों का इलाज होता है तो उसमें डॉक्टर 24 घंटे विभिन्न रोग के हैं कि नहीं। देखिए, इसके लिए जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए टीम बनी हुई है जिला स्तरीय और सतत जांच होती है। जांचोपरांत जो रिपोर्ट होता है उसके आलोक में कार्रवाई भी की जा रही है। विगत हाल के 2-4 महीनों में कई हॉस्पिटल यहाँ बंद भी किए गए। दुर्गावती में मैडम आरोप लगता रहता है कि जो निबंधन हो रहा है हॉस्पिटलों का वो किसी और के डॉक्टर के नाम पर निबंधन होता है, उसका संचालन कोई और करता है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घट जाती है। और ऐसा अगर है तो ये जांच का विषय है और इस पर जांच होगी। इस मामले में क्या होगा? इस मामले में मृतक के परिजनों ने ना तो अभी कोई आवेदन दिया है, ना ही वो पोस्टमार्टम कराने को रेडी है। अभी फिलहाल जो हमारा नियरेस्ट PSC है उनके द्वारा टीम बनाकर हॉस्पिटल की जांच चल रही है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी के साथ नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां जिले के बेलाव थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। वहीं सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष ने टीम गठित कर छापेमारी की और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं छापेमारी के दौरान अनिल कुमार के घर से 7.735 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। वहीं इसके बाद पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष परमहंस कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर नासिक से, जहां त्र्यंबकेश्वर तालुका स्थित वैतरणा बांध और दुगारवाड़ी झरने के पास दर्दनाक हादसे में पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर 4 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 4 दोस्त झरने के नीचे पानी में उतरे हुए थे, तभी एक युवक बहने लगा और उसे बचाने के प्रयास में अन्य युवक भी तेज बहाव में फंस गए। वहीं अंधेरा होने के कारण रात में रेस्क्यू संभव नहीं हो सका, जिसके बाद अगली सुबह आपदा प्रबंधन टीम और गोताखोरों ने शव बरामद किए। आपको बता दें, सभी शव पोस्टमार्टम के लिए घोटी ग्रामीण अस्पताल भेजे गए हैं, जबकि प्रशासन ने पर्यटकों से जलाशयों और झरनों में सावधानी बरतने की अपील भी की है। काल त्र्यंबकेश्वर तालुक्यामध्ये 2 अतिशय दुर्दैवी घटनांमध्ये 4 तरुण मुलांचा मृत्यू झाला। पहिली घटना जी आहे धारवड या ठिकाणी वैतरणा डॅमच्या बॅकवॉटरला झाली, तिथे बुलढाणा जिल्ह्यातील एक मुलगा आणि जळगाव जिल्ह्यातील एक मुलगा यांची पाण्यात बुडून मृत्यू झाला। ते दोन्हीही डेड बॉडी आम्ही आज सकाळी 9:30 वाजता गावकऱ्यांच्या स्थानिकांच्या मदतीने रेस्क्यू केल्या। परंतु इथे आपण बघत असेल की हा जो पॉईंट आहे दुगारवाडी वावीहर या ठिकाणचा अतिशय खोल आहे, 100 फुटापेक्षा जास्त खोल जागा आहे। त्याच्यासाठी मात्र आम्हाला पुण्यावरनं एक स्कुबा डायव्हर बोलवावा लागला आणि दुसरे म्हणजे एक नाशिक क्लाइंबर्स आणि रेस्क्यू असोसिएशनची पूर्ण टीम बोलवली। या डेड बॉडी आपण दुपारी 12:15ला रिकवर केला 2 मुलांचे, दोघेही राहणारे नाशिकचे आहेत, परंतु झीप लाईनने ते वरती आणावं लागतात। तर एवढा तीव्र उतार आहे की आपण एकटं व्यक्तीसुद्धा सहजपणे वरती येऊ शकत नाही। ह्या दोन्हीही घटनांमध्ये आमची माहिती अशी आहे की त्या सर्व मुलांना पोहता येत नव्हतं आणि सर्व मित्र इथे फिरण्यासाठी आलेले होते, तर तो अतिशय धोकादायक जागा आहे। तर आम्ही ह्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना आव्हान करतो की कृपया ज्यांना पोहता येत नाही, तो पोहता येत असेल तरी पण अनोळखी जागेमध्ये कोणी पाण्यामध्ये जायला नाही पाहिजे आणि ज्या ठिकाणी अतिशय तीव्र उतार आहे, पाण्याला वेग आहे, अशा ठिकाणी जर मुलांनी पाण्यापासून दूर राहावं। कारण आपण जेव्हा कधी अशी परिस्थिती येतो आपल्या आईवडिलांना आठवा, आपल्या बहीण भावांना मित्रांना आठवा। आज त्यांच्या कुटुंबावर आलेले जे दुःख आहे हे आम्ही कोणीही कमी करू शकत नाही। मी आता ह्या सर्व याच्यासाठी नाशिक क्लाइंबर्स आणि रेस्क्यू असोसिएशनचे सर्व टीमचे धन्यवाद देतो आणि आमचे सोबत जे आकाश देशमुख आहेत त्यांचे धन्यवाद देतो। आजच्या ह्या रेस्क्यू ऑपरेशनला आमचे प्रांताधिकारी माननीय श्री पवन दत्ता सर, आयएस ऑफिसर आणि आमचे पोलीस इन्स्पेक्टर श्री शिंदे साहेब, माझे मुंबई अधिकारी आहेत तिथे राठोड भाऊसाहेब, माझे तलाठी, ग्रामसेवक आणि इतर पोलीस कर्मचारी या सर्वांचीच टीम वर्क म्हणून काम केलेलं आहे। गावातल्या लोकांनी सुद्धा याच्यात खूप सहकार्य केलं, ते सर्वांचे खूप धन्यवाद। नासिक से सी न्यूज संवाददाता लक्ष्मीकांत निक्कम की रिपोर्ट।
खबर प्रयागराज से, जहां भाजपा गंगा पार जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में लागू किया जाएगा। वहीं सब महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में अधिक अवसर प्राप्त होंगे। शांतिपुरम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निर्वहन भी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि गंगा पार क्षेत्र में 71 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा दीपदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर माला अर्पण, जनसंपर्क और सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जबकि बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को लाइव सुना। पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, भाजपा ने ही सोचा, ये और किसी पार्टियों ने नहीं सोचा। आज से पहले भी पार्टियां थी, लेकिन ये 33% के बारे में जो पार्टी ने सोचा वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि 33% देना चाहिए, 33% देना चाहिए। तो 33% की आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लाइव आए थे और उन्होंने सारी बहनों का, बेटियों का, महिलाओं का नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत हमारा स्वागत वंदन किया है। और जहाँ तक है 18 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसको पास भी हो जाएगा। तो इसमें हमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी बहनें जो घर में अभी तक काम करती थी, आप देख रहे होंगे, मैं ये नहीं कि मैं महिला होने के नाते कह रही हूँ, हमारी बहनें जो घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से बाखूबी निभाती है और बाहर भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाए तो वो बाहर की भी जिम्मेदारियों को निभाती है। तो ऐसा जो 33% आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ अपने अधिकारों को, मेरे ख्याल से 29 में जो चुनाव होगा लोकसभा में, उसमें 33% दिखना चाहिए और दिखेगा। अभी एक नारी की सुरक्षा की बोलते, देखिए, जब हम लोग माँ के गर्भ में बेटियां होती हैं तभी से कुछ कुदरती देन होता है कि बेटे और बेटियां, जो दादी और बड़े लोग कहते थे कि लागत है फलाने के मेहरारू के बिटिये हुई, तो कुछ भगवानी वो रहता है कि बेटियों को गर्भ से ही एहसास हो जाता है माँ को कि बेटी ही होगी। बेटी जैसे ही होती है, बड़ी होती है, तो चूल्हा चौका वो खेलने लगती है। और बेटा होता है तो वो नहीं, ना उन सिलाई बिनेगा, ना तो खिलौना खेलेगा, ना खाना पकाइया खेलेगा। तो हमें जन्म से ही पता नहीं क्यों भगवान का भी कुछ देन रहता है, कुछ माँ का, कुछ बाप पिता का, कुछ भाइयों का भी, हम लोगों को जो जिम्मेदारी निभाते हैं। फिर हमारी एक उम्र होती है तो हमको शादी कर दिया जाता है। जिस घर में हम शादी होके जाते हैं वहाँ की भी जिम्मेदारी निभाते हैं। बाखूबी महिलाएं ससुराल की, मैके की जिम्मेदारी निभाते हुए, घर की जिम्मेदारी निभाते हुए, राजनीति हो, चाहे वो आप अभी क्रिकेट का कह लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में हमारी बेटियां बहुत अव्वल आ रही हैं और बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगी। जो जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और मैं उस जिम्मेदारी को निभा भी रही हूँ, घर का भी, परिवार का भी निभा रही हूँ। और अपने राजनीति का कहीं कोई गलती ना होने पाए, जो पार्टी संगठन मुझे जिम्मेदारी देता है मैं निभाती हूँ। तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां पूरी जिम्मेदारी को निभाएंगी। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो महिलाएं हैं, जो युवतियां, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारी बेटियां आगे आए, पढ़े लिखे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है, केशव भाई की सरकार है, सारे लोग मिलके, और घर में आपके पिता, आपके भाई आपका सपोर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमारी बेटियों को मैं एक और संदेश देना चाहती हूँ। ये जो हमारा नारी शक्ति अधिनियम वंदन हो रहा है, तो मैं अपनी बेटियों को यही कहूँगी कि लाज को बचाते हुए, जो सबसे बड़ा हमारी बेटियों का गहना है, लाज है। तो अपने भाई की लाज को, अपने पिता की लाज को, अपनी माँ के लाज को बचाते हुए हमको हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है और हमारी बेटियां बढ़ेंगी, आगे नाम भी कमाएंगी। निश्चित तौर पर अगर गंगा पार की बात करें, बहुत बड़ा इलाका है और ऐसे में ये जो अधिनियम है, किस तरीके से इसको प्रसारित करेंगे आप? किस तरीके से? देखिए, गांव में तो थोड़ा टफ होता है, लेकिन गांव में इजी भी ये होता है कि हम किसी भी बहन के यहाँ जब चुनाव आता है उसके बाद भी, मैं 2012 से जा रही हूँ,
उसके बाद भी, उसके पहले भी बहनों से मिल लेते हैं। गांव में बहुत इजी होता है कि महिलाएं जो है बहुत सीधी सादी होती है बेचारी, कई लोग तो उनको गलत भी सिखा देते तो वो मान जाती है। लेकिन हमारा जो हमारी पार्टी ने हमको समझाया है कि आपको बहनों के पास जाना है, गांव में जाना है, बेटियों को समझाना है, पढ़ लिख के। जब सरकार आपको 33% दे रही है तो आप आने वाले समय में जहां 33% आएगा तो हमारी बेटियां कैसे आगे बढ़े उनको समझाना है। प्रयागराज से सीनो संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां करछना थाना पर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार गौतम ने क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठकर 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। आपको बता दें, बैठक में बसपा के विधानसभा उपाध्यक्ष सतीश कुमार, राहुल कुमार और कृष्णदेव कोटार्य सहित कई लोग मौजूद रहे, जहां आपसी भाईचारा बनाए रखने और कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पर जोर दिया गया। कल 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम थाने बैठक हुई, जिसमें हमारे थाने अध्यक्ष प्रवीण कुमार गौतम ने दिशा निर्देश दिया कि शांति ढंग से, व्यवस्थित से, कायदे से आप लोग जयंती मनाएं। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो हमें तुरंत अवगत कराएं, जिससे हमारी फोर्स वहाँ मौके मौजूद रहे। परिचय दे दीजिए। सतीश कुमार, विधानसभा उपाध्यक्ष बसपा। हमारे विधानसभा करछना 260 में करछना थाने में बैठक बुलाई गई, क्योंकि कल 14 अप्रैल बाबा साहब की जन्मदिवस के रूप में मनाया जाएगा, हम लोगों का त्यौहार है। उसके लिए हमारे प्रभारी जी ने हम लोगों को शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए रखने का अपील किया, और उन्होंने यह भी समझाया हम लोगों को कि आप लोग प्रोग्राम करिए, अच्छे से करिए, शांति से करिए। अगर कहीं सहयोग की हमारी ज़रूरत पड़े तो हम लोग उपस्थित हैं आपके सेवा में, और आपका प्रोग्राम शांतिपूर्वक होना चाहिए, किसी प्रकार का किसी से मतभेद ना करें और शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए रखें। ये हमारी थाना प्रभारी जी की अपील है आप हम सभी लोगों से। जय भीम, नमो बुद्धाय। परिचय अपना दे दीजिए। हमारा नाम है राहुल राय, सेक्टर महासचिव बसपा। प्रयागराज से सीनो संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां करछना थाना क्षेत्र के कटका गांव के सामने दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर सोमवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब पटरियों के बीच एक युवक को घायल अवस्था में तड़पते हुए देखा गया। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बीरपुर पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची। घायल युवक के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान जयबिंद कुमार निवासी रामगंज संसारपुर खगड़िया के रूप में हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक संभवतः चलती ट्रेन से गिर गया था। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रयागराज से सीनो संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर बड़नगर से, जहां क्षेत्र में दबंगई कर प्लॉट हड़पने और परिवार को धमकाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों बबलू, विशाल और अरुण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, ग्राम नावदा निवासी युवती की शिकायत के अनुसार आरोपियों ने 6 अप्रैल की रात घर पहुंचकर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, घर का दरवाजा तोड़ने और बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त करने जैसी घटनाएं की थी। साथ ही प्लॉट अपने नाम करने का दबाव भी बनाया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़नगर पुलिस ने 13 अप्रैल को कार्रवाई कर विशाल के कब्जे से तलवार भी जब्त की और आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया, जबकि जांच में उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 7 अप्रैल को प्रार्थी आस्था पाटीदार द्वारा एक रिपोर्ट लेकर कराई गई कि गांव के 2 लोग बबलू और विशाल तथा पायकुंडा का रहने वाला अरुण, इनके 3 के द्वारा तलवार की धार पर और जान से मारने की धमकी दी गई और प्लाट लेने की बात कही। उक्त रिपोर्ट पर हमारे द्वारा 3 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक को उप निरीक्षक सवनी गोवर्धन बैरागी द्वारा धारा 308 बीएनएस के आरोपी बबलू पिता हकम सिंह, जिसके खिलाफ पूर्व से 2 अपराध पंजीबद्ध है, विशाल पिता हकम सिंह, जिसके खिलाफ पूर्व से 3 अपराध है और इसने घटना दिनांक को तलवार भी प्रयुक्त किया था, वो भी इससे जब्त की गई। और एक अन्य आरोपी अरुण पिता दरबार सिंह, जो पायकुंडा का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। बड़नगर से सीनो संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।